नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी के इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पी अल्नोदा। साथियों, रीट मेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए राजस्थान का इतिहास की ये क्लास नंबर 13 है। इसके पहले हमने जो 12 क्लासेज इतिहास की पढ़ी है उसमें राजस्थान की जो सभ्यता है उनको पढ़ लिया, 1857 की जो क्रांति है उसको पढ़ लिया, राजस्थान में जो प्रजामंडल है उनको पढ़ लिया था, राजस्थान के जो किसान आंदोलन है उसको पढ़ लिया और राजस्थान का जो एकीकरण है इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आपके सिर्फ राजस्थान जीके में देखो जियोग्राफी पूरी पढ़ा दी है। आपके कला संस्कृति जो है साथियों उसको भी पूरा पढ़ा दिया गया है और राजस्थान के इतिहास की 12 क्लासेज हो चुकी थी। तो उसके बाद मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपको जो राजस्थान में जो वंश है साथियों, जो प्रमुख वंश है राजस्थान के, क्या उनको भी पढ़ना है? तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे कि सर हमें वो भी पढ़ना है। वैसे तो राजस्थान का इतिहास मैंने जो प्री रीट का एग्ज़ाम हुआ था तो उसके पहले भी मैंने पढ़ाया था, लेकिन फिर भी साथियों उसमें मुझे लगा कि यार उतनी ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं पढ़ा पाया जितनी डीपली होना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर जो ये लगभग में मान लीजिए जो राजवंश है राजस्थान के, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 से 25 क्लासेज मान के चलिए। 20 से 25 क्लासेज में आपके ये जो प्राचीन इतिहास है इसका टॉपिक भी आपके पूरा हो जाएगा। जैसे मेवाड़ का वंश है, मारवाड़ का है, बीकानेर का है, कछवाहों का है, गुर्जर प्रतिहार है, जाट राजवंश है। इन सभी को हम लगभग 25 क्लासेज लास्ट मान के चलिए, इनमें इन चीज़ों को हम पूरा क्लियर कर लेंगे। तो चलिए बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे साथियों। मेवाड़ का जो गुहिल वंश है इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। राजस्थान का जो इतिहास है इसके अंतर्गत हम कौन कौन से राजवंश पढ़ेंगे? तो देखो, मेवाड़ का इतिहास हम पढ़ने वाले हैं, मारवाड़ का इतिहास पढ़ने वाले हैं, बीकानेर का इतिहास भी पढ़ेंगे, जयपुर का इतिहास भी पढ़ेंगे जो कछवाहा वंश है, चौहान वंश का इतिहास पढ़ेंगे, गुर्जर प्रतिहार वंश का इतिहास पढ़ेंगे और जाट वंश का इतिहास भी हम ये जो आपके क्लासेज चलाई जा रही है इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक चीज है, ये जो मेवाड़ का इतिहास है सबसे पहले हम इसको देखेंगे और यूं मान लीजिए कि बाकी के जितने भी आपके राजवंश है और ये मेवाड़ का जो राजवंश है तो ये मान लीजिए 40% तो आपके सिलेबस में ये पढ़ेंगे और 60% में बाकी का सारा जो राजवंश है उनको पढ़ लेंगे, क्योंकि सबसे लंबा चौड़ा जो इतिहास है वो किनका है? मेवाड़ का इतिहास है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेवाड़ के इतिहास को। साथियों, बात करेंगे मेवाड़ के इतिहास की तो उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि जो मेवाड़ है, मेवाड़ का प्राचीन नाम है मेदपाट या प्रागवाट। मेदपाट के नाम से भी इसको जाना जाता था और प्रागवाट के नाम से भी इसको जाना जाता था। जो वर्तमान में जिसको हम मेवाड़ कहते हैं ना, तो इसको पहले मेदपाट के नाम से भी जाना जाता था और प्रागवाट के नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न बन जाए कि भाई मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या है? तो मेदपाट भी है और प्रागवाट भी इसको कहा जाता था। किसको कहा जाता था? मेवाड़ को कहा जाता था। देखो, मेवाड़ की अगर हम बात करें तो मेवाड़ के अंतर्गत मुख्य रूप से एक तो आपके चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है वर्तमान का, भीलवाड़ा है और राजसमंद है। मुख्य रूप से ये जो क्षेत्र है ये किसके अंतर्गत आता था साथियों? मेवाड़ के अंतर्गत आता था। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद सबसे मुख्य रूप से मेवाड़ के अंतर्गत ये जिले आ जाते थे। इन जिलों का जो क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आ जाता था? मेवाड़ के अंतर्गत। तो इस क्षेत्र में जिन्होंने शासन किया है शुरू से लेकर के, ठीक है ना, जहाँ से इतिहास की जानकारी मिलती है वहाँ से लेकर के इस क्षेत्र में जो शासन किया है तो साथियों वही क्या कहलाएगा? मेवाड़ का इतिहास कहलाएगा। देखिए, मेवाड़ के इतिहास में जिस राजवंश का नाम आता है उस राजवंश का नाम है गुहिल वंश। क्या नाम है राजवंश का? गुहिल वंश। मतलब गुहिल वंश ने यहाँ पर शासन किया है। तो इसीलिए हम क्या पढ़ेंगे फिर? मेवाड़ का गुहिल वंश पढ़ेंगे। देखो, मेवाड़ का गुहिल वंश पढ़ने से पहले अगर बात करें हम मेवाड़ के कुलदेवी की, मेवाड़ की कुलदेवी और मेवाड़ के कुलदेवता की, तो मेवाड़ का जो कुलदेवता है वो तो कौन है? एकलिंग जी है। और मेवाड़ की जो कुलदेवी है उसका नाम क्या है? बाण माता है। देखो, कोई सा भी राजवंश है उसकी एक कुलदेवी भी होती थी और कुलदेवता भी। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, मेवाड़ का जो गुहिल वंश है इसका जो कुलदेवता है इसके वो कौन है? एकलिंग जी। और इनकी जो कुलदेवी है वो कौन है? बाण माता। बात करें कि मेवाड़ का जो गुहिल वंश है इसकी कितनी शाखाएं हैं, तो निश्चित रूप से याद रखना पड़ेगा कि मेवाड़ का जो गुहिल वंश है इसकी शाखाओं की बात की जाए तो इसकी 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी?
एक तो रावल शाखा है और एक राणा शाखा है, ठीक है ना। रावल शाखा और राणा शाखा ये दो शाखाएं किसकी है, मेवाड़ के गुहिल वंश की। देखो आपने देखा होगा कि बहुत से जो राजा है मेवाड़ के उनके आगे तो रावल लगा होता था और बहुत सारे जो राजा है उनके आगे राणा लगा होता था। तो ये राणा और रावल अलग अलग क्यों लगाए जाते थे, क्योंकि ये शाखाएं थी किसकी, मेवाड़ के गुहिल वंश की। तो बिल्कुल शाखाएं याद रखनी है आपको, कौन कौन सी है, एक तो रावल शाखा है और एक राणा शाखा है। देखो गुहिल वंश का जो वाक्य है ये इस वाक्य पे काम करते थे, जो दृढ़ राखे धर्म रो तीही राखे करतार। मतलब जो धर्म को दृढ़ रखता है, मतलब मजबूत रखता है, धर्म के अनुसार चलता है, तीही राखे करतार, मतलब ईश्वर भी उसकी सुरक्षा करता है, ऐसा कुछ होना चाहिए। मुझे एग्जैक्टली इसका अर्थ याद है नहीं, लेकिन जैसा मुझे लगा वैसा मैंने बता दिया है। तो ये जो गुहिल वंश का वाक्य है, डायरेक्टली प्रश्न इससे क्या बन सकता है कि जो दृढ़ राखे धर्म रो तीही राखे करतार, इस वाक्य का संबंध कौन से राजवंश से है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, इस वाक्य का संबंध गुहिल राजवंश से है। ठीक है यहाँ तक सभी के। तो चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों, आगे हम बात करेंगे गुहिल वंश के प्रमुख शासकों के बारे में कि गुहिल वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे। बिल्कुल शुरू से हम बात करने वाले हैं, जीरो लेवल से। तो सबसे पहले गुहिल वंश के शासकों में नाम आता है गुहिलादित्य का। किसका नाम आता है, गुहिलादित्य का। देखो गुहिलादित्य का नाम सबसे पहले आ रहा है, इसी वजह से इस वंश को क्या कहा गया था, गुहिल वंश कहा गया था। तो गुहिल वंश का संस्थापक किसको माना जाता है, किसको माना जाता है, गुहिलादित्य को ही गुहिल वंश का संस्थापक माना जाता है। मतलब गुहिल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, गुहिलादित्य के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 565-66 ईस्वी के आसपास। कुछ किताबों में 565 ईस्वी भी मिलता है और कुछ किताबों में 566 ईस्वी भी मिलता है। तो 565-66 ईस्वी के आसपास गुहिलादित्य के द्वारा गुहिल वंश की स्थापना की गई थी। अगर इनके माता पिता का नाम देखें, गुहिलादित्य के माता पिता कौन थे, तो इनकी माता का नाम याद रखना है पुष्पावती और इनके पिता का नाम भी याद रखना है साथियों, शीलादित्य। देखो पिता तो गुहिलादित्य का कौन, शीलादित्य, और गुहिलादित्य की माता कौन, पुष्पावती। तो ये दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। देखो साथियों गुहिलादित्य जो है इसका राज्याभिषेक उदरी गांव के भील सरदार के द्वारा किया गया था। किसका, गुहिलादित्य का जो राज्याभिषेक किया गया था, मतलब इसको जो राजा बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, उदरी गांव का एक भील सरदार था जिसके द्वारा ही गुहिलादित्य का राज्याभिषेक किया गया था, उसको राजा बना दिया गया था। तो यहाँ से शुरू होती है शुरू होता है इतिहास किस राजवंश का, गुहिल वंश का। गुहिल वंश का प्रथम शासक कौन है, गुहिलादित्य। गुहिलादित्य ने कौन से वंश की स्थापना की, गुहिल वंश की। कब की, 565-66 ईस्वी के आसपास। गुहिलादित्य की माता का नाम क्या था, पुष्पावती, और पिता का नाम क्या था, शीलादित्य था। जबकि राज्याभिषेक गुहिलादित्य का किसने किया था साथियों, तो इसका राज्याभिषेक उदरी गांव के भील सरदार के द्वारा किया गया था। आगे हम बात करेंगे तो गुहिलादित्य के बाद में जो नाम आता है प्रमुख रूप से वो है बप्पा रावल, जिसको कालभोज भी कहा जाता था। ठीक है ना, बप्पा रावल जिसको कालभोज भी कहा, मूल नाम तो इसका कालभोज था, बप्पा रावल तो इसकी उपाधि थी। ठीक है ना, 734 ईस्वी से लेकर के 753 ईस्वी तक। देखो इसके बीच में भी गुहिल वंश के अन्य भी राजा थे भाई। 566 ईस्वी के आसपास तो कौन था, गुहिलादित्य। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम कौन सा सन देख रहे हैं, 734 ईस्वी। तो इसके बीच में भी अन्य शासक थे मेवाड़ के, लेकिन वो उनका कुछ खास इतिहास देखने को मिलता नहीं है और वहां से कभी भी प्रश्न ही नहीं बने साथियों। तो उसके बाद में सीधा नाम किसका आता है, बप्पा रावल या कालभोज का। बप्पा रावल ने मेवाड़ पर 734 ईस्वी से लेकर के 753 ईस्वी तक शासन किया था। कब से लेकर के कब तक, 734 ईस्वी से लेकर के 753 ईस्वी तक। देखो इसका मूल नाम तो क्या था, कालभोज। मूल नाम मतलब वास्तविक नाम भी जिसको आप कह सकते हो, बचपन का नाम आप कह सकते हो, जो इसका ओरिजिनल नाम है वो क्या नाम था इसका, कालभोज। बल्कि बप्पा रावल तो इसकी क्या थी, उपाधि थी। इसको मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। देखो समझो बात को, गुहिलादित्य जो है, गुहिलादित्य को तो क्या कहा जाता है, मेवाड़ का संस्थापक। ठीक है ना, जो मतलब जो आपके गुहिल वंश है, गुहिल वंश का संस्थापक कौन है, गुहिलादित्य। और मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है, बप्पा रावल को। तो इन दोनों चीजों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। प्रश्न पूछ ले
गुहिल वंश का संस्थापक कौन है? तो आंसर रहेगा गुहिलादित्य। और प्रश्न पूछ ले मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? तो बप्पा रावल या कालभोज को ही मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। साथियों, ऐसा माना जाता है कि जो कालभोज है, कालभोज ने हारित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया था। देखो, मतलब चित्तौड़गढ़ पर मौर्य शासन हो गया था 734 ईस्वी के आसपास, या इससे कुछ समय पहले किसका शासन था चित्तौड़गढ़ पर? मौर्य शासन, ठीक है ना। तो वहां का जो राजा था मान मौर्य जिसका नाम था, इसको किसने हराया? कालभोज ने हराया। किसके आशीर्वाद से? ये भी पूछा जाता है कि कालभोज ने किसके आशीर्वाद से 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराया था? तो भाई इसने हारित ऋषि के आशीर्वाद से किसको हराया था? मान मौर्य को। कब? 734 ईस्वी में। और मान मौर्य कहाँ का शासक था उस समय? चित्तौड़गढ़ का। तो फिर अब चित्तौड़गढ़ का शासक कौन बनेगा? कालभोज या बप्पा रावल बनेगा साथियों। अब इसने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया कालभोज ने, और अधिकार करने के बाद में नागदा उदयपुर को अपनी राजधानी बनाई। प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाता है कि बप्पा रावल के द्वारा चित्तौड़गढ़ की राजधानी कहाँ बनाई गई थी? तो आपका आंसर रहेगा नागदा उदयपुर में बप्पा रावल ने अपनी राजधानी बनाई थी साथियों। और नागदा कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। इन्होंने एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में भी बनवाया था। एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में भी बप्पा रावल के द्वारा बनवाया गया। तथा इसके अलावा बप्पा रावल ने मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। ऐसा माना जाता है कि बप्पा रावल के द्वारा ही मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए गए थे। जैसे अभी तो क्या कागज के, एल्यूमिनियम के, इनके नोट आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन बप्पा रावल ने साथियों जब ये चित्तौड़गढ़ का राजा बना तो इसने ही मेवाड़ में सबसे पहले कौन से सिक्के चलाए थे? सोने के सिक्के चलाए थे। किसके द्वारा चलाए गए थे ये सोने के सिक्के? बप्पा रावल के द्वारा। मतलब कोई भी चीज खरीदनी बेचनी हो तो आपको सोने के सिक्के का यूज करना पड़ेगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज, ये जो चीजें आप जितनी भी पढ़ोगे साथियों, पढ़ रहे हो या पढ़ोगे, इनकी पीडीएफ आपको स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन पर 75 रुपए में उपलब्ध कराई जा रही है। ऐप डाउनलोड का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है। और जो भी चीजें आप यहाँ पर पढ़ रहे हो उन सभी की टेस्ट सीरीज 149 रुपए में ऐप पर उपलब्ध कराई जा रही है। मात्र दो ही कोर्स ऐप पर चलाए जा रहे हैं, एक तो पीडीएफ का और एक टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज लेवल 1 के लिए भी है, लेवल 2 के लिए भी है। सुबह भी मैंने दोनों लेवल के लिए, खास तौर पे एसएसटी वाले और हिंदी वाले जो है साथियों, उस टेस्ट को जरूर दे। एसएसटी और हिंदी शिक्षण वीडियो का टेस्ट नंबर 3 मैंने ऐप पर डाला है। 100 से भी अधिक टेस्ट हो चुके हैं, जिसकी फीस मात्र 149 है। और अभी एग्जाम तक आपको वहां पर टेस्ट मिलते ही रहेंगे। 100 से अधिक टेस्ट उस पर किए जा चुके हैं। तो अगर आप नवंबर में इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हो तो जितने पिछले भी टेस्ट हुए हैं उन सभी को आप ले सकते हो, ठीक है ना। वो आपके शो हो जाएंगे, नवंबर के बाद वो शो नहीं हो पाएंगे। तो निश्चित रूप से टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसमें मैराथन टेस्ट भी आपके लिए आयोजित किए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। हारित ऋषि ने ही कालभोज को बप्पा की उपाधि दी थी। भाई हारित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में कालभोज ने किसको पराजित किया था? मान मौर्य को, जो चित्तौड़गढ़ का शासक था, और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया बप्पा ने। तो साथियों ये हारित ऋषि के आशीर्वाद के कारण हुआ था, ऐसा माना जाता है। और हारित ऋषि ने ही जो कालभोज था इसको कौन सी उपाधि दी थी? बप्पा की उपाधि दी थी। तो बप्पा, आपको याद रखना है कि कालभोज को बप्पा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो आपका आंसर रहेगा हारित ऋषि के द्वारा। साथियों बप्पा का देहांत नागदा में हुआ था। नागदा कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। नागदा को बप्पा ने राजधानी बनाया और यहीं पर बप्पा का देहांत भी हुआ था, जिसकी समाधि, किसकी? बप्पा की समाधि एकलिंग जी का जो मंदिर है इससे 1 मील दूरी पर उदयपुर में वर्तमान में भी स्थित है साथियों। तो ये बप्पा रावल के बारे में हमने पढ़ा। देखो गुहिलादित्य के बारे में भी हमने पढ़ लिया, बप्पा रावल के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे अल्लट के बारे में, ठीक है ना। जो अल्लट रावल है, अभी देखो बप्पा रावल, रावल शाखा चल रही है अभी आपके। अब आता है नेक्स्ट अल्लट रावल। अल्लट रावल ने जो राज किया है इसका एग्जैक्टली सन मिलता नहीं है कि कब से लेकर के कब तक इन्होंने शासन किया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर सन नहीं लिखा। देखो अल्लट ने आहड़ को राजधानी बनाया। एक चीज है, एक चीज समझो आप यहाँ पर,
बप्पा ने किसको राजधानी बनाया था? नागदा को। ठीक है ना, बप्पा ने किसको राजधानी बनाया था? नागदा को। और अल्लट ने किसको राजधानी बनाया अपनी राजधानी? तो भाई आहड़ को अल्लट के द्वारा राजधानी बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि अल्लट ने ही मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किया था। मतलब जैसे लेखा जोखा रखने के लिए एक पद सर्जित किया, सैन्य संगठन के लिए एक पद सर्जित किया। तो इस प्रकार से ये माना जाता है कि अल्लट रावल ने ही मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किया था। अल्लट का विवाह हुआ था हूण राजकुमारी, जिसका नाम था हरिया देवी। हरिया देवी नाम की एक राजकुमारी थी, कहाँ की? हूण की। ऐसा माना जाता है साथियों कि ये जो अल्लट का विवाह हुआ था ये राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था। हूण देश की राजकुमारी कौन थी? हरिया देवी। हरिया देवी से किसका विवाह हुआ था? अल्लट रावल का। तो क्या माना जाता है कि राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह किसका हुआ था? तो अल्लट का हुआ था। अल्लट ने आहड़ उदयपुर में वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ये भी आपको याद रखना है कि किसके द्वारा उदयपुर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो आपका आंसर क्या रहेगा? अल्लट के द्वारा ही उदयपुर में, जो आहड़ उदयपुर है, यहाँ पर वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो अल्लट के बारे में ज्यादा चीजें याद रखनी नहीं है, दो तीन चीजें याद रखनी है। क्या क्या क्या? कि एक तो इसने राजधानी किसको बनाया? पहले तो नागदा थी, ठीक है ना, बप्पा रावल के समय। और इसके समय कौन सी थी? आहड़। सबसे पहले नौकरशाही का गठन मेवाड़ में किसके द्वारा किया गया? अल्लट के द्वारा। अल्लट का विवाह किससे हुआ था? हूण राजकुमारी हरिया देवी से। और वराह मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था साथियों? अल्लट ने ही करवाया था। तो अभी तक हमने जो गुहिल वंश है इसके 3 शासकों के बारे में पढ़ा। कौन कौन सा? एक तो गुहिलादित्य के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा, फिर हमने किसके बारे में पढ़ा? बप्पा रावल के बारे में पढ़ा, फिर हमने किसके बारे में पढ़ा साथियों? अल्लट के बारे में पढ़ लिया है। अब चलिए चौथे शासक की ओर बढ़ते हैं। तो देखो, अगला जो मेवाड़ का प्रमुख प्रतापी शासक आता है उसका नाम है शक्ति कुमार। कौन आता है साथियों? शक्ति कुमार, जिसने मेवाड़ पर 977 ईस्वी से लेकर के 993 ईस्वी तक, कब से कब तक? 977 से लेकर के 993 ईस्वी तक शक्ति कुमार ने राज किया। शक्ति कुमार के समय मालवा के शासक परमार राजा मुंज ने चित्तौड़गढ़ व आहड़ पर अधिकार कर लिया। देखो, शक्ति कुमार कहाँ का राजा था? मेवाड़ का, मतलब चित्तौड़गढ़ का। तो साथियों, जब ये राजा बना तो उस समय मालवा का शासक था, जिसका नाम क्या था? मुंज। ठीक है ना। इस मुंज नामक राजा ने कहां पर आक्रमण किया? चित्तौड़गढ़ पर। और चित्तौड़गढ़ पर भी इसने अधिकार कर लिया और आहड़ पर भी अधिकार कर लिया। मतलब अब इस समय जो मेवाड़ है इस पर किसका शासन हुआ? मालवा के शासक परमार राजा मुंज का शासन हुआ। और इसके बाद में मुंज के वंशज राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर को अब मोकल का समिदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो देखो, मतलब यहाँ पर शक्ति कुमार का जब समय था तो शक्ति कुमार के समय मुंज ने आक्रमण किया और चित्तौड़गढ़ और आहड़ पर अधिकार कर लिया। अब यहाँ का शासक कौन? मुंज। तो मुंज का ही एक वंशज है जिसका नाम क्या है? राजा भोज। साथियों, इस राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि शक्ति कुमार ने जो शासन किया है इसके बाद में चित्तौड़गढ़ या मेवाड़ पर कुछ समय के लिए जो गोहिल वंश है इनका शासन नहीं रहा था साथियों, बल्कि परमार राजा मुंज ने यहाँ पर शासन किया और फिर इसके वंशजों ने शासन किया होगा। और इसका एक वंशज था जिसका नाम क्या था? राजा भोज। 11वीं शताब्दी में कौन से मंदिर का निर्माण करवाया इसने चित्तौड़गढ़ में? त्रिभुवन नारायण मंदिर का इसने निर्माण करवाया। और इस त्रिभुवन नारायण मंदिर को वर्तमान में क्या कहा जाता है? मोकल का समिदेश्वर मंदिर भी इसको कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले शासक की ओर। तो साथियों, अगला शासक जो आता है उसका नाम है रण सिंह। रण सिंह को कर्ण सिंह भी कहा जाता है। बहुत सी जगह रण सिंह का नाम कर्ण सिंह भी देखने को मिल जाता है, तो आपको याद रखना है। रण सिंह कह दो या कर्ण सिंह कह दो, बात है कि अलग अलग व्यक्ति नहीं है ये। 1158 ईस्वी से 1168 ईस्वी तक रण सिंह या कर्ण सिंह के द्वारा कहाँ राज किया गया साथियों? मेवाड़ पर राज किया गया। देखिए, रण सिंह के 2 पुत्र थे, ठीक है ना। कौन कौन से? एक तो शेम सिंह और एक राहब। ठीक है, ये दोनों किसके पुत्र थे? रण सिंह के।
अब देखो दो पुत्र थे साथियों, तो जब दो पुत्र होते हैं तो लड़ाई होती ही होती है। कि पहले तो क्या होता था कि जो बड़ा बेटा होता है वो राजा बनता था, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी बड़े बेटे में अगर राजा बनने के पूरे गुण नहीं है, तो अगर कोई छोटा बेटा है, प्रतापी शासक है, ठीक है ना, प्रतापी व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, साहसी है, और उसमें अन्य जो गुण राजा बनने के हैं अगर वो है, तो निश्चित रूप से लड़ाइयाँ और ज्यादा होती थी। अब रण सिंह और या फिर कर्ण सिंह के कितने पुत्र थे? दो, शेम सिंह और राहत। तो रण सिंह के समय गुहिल वंश का क्या हो गया? बंटवारा हो गया। देखो किसके समय हुआ था गुहिल वंश का बंटवारा? रण सिंह के समय। शेम सिंह ने रावल शाखा की स्थापना की और मेवाड़ का शासक बना, जबकि राहत ने सिसोदा गांव की स्थापना कर राणा शाखा की नींव डाली, जो सिसोदा में रहने के कारण सिसोदिया कहलाए। समझ रहे हो बात को? दोनों चीजों को समझो। शेम सिंह किसका पुत्र था? रण सिंह का। राहब भी किसका पुत्र था? रण सिंह का। तो शेम सिंह तो कहाँ का राजा बना साथियों? मेवाड़ का, ठीक है ना। रावल शाखा की इसने स्थापना की और कहाँ का राजा बना? ये मेवाड़ का राजा बन गया। अब मेवाड़ का राजा तो कौन बन गया? रण सिंह का पुत्र शेम सिंह। अब इसका एक और जो पुत्र था उसका नाम क्या था? राहब। तो साथियों राहब ने क्या किया? सिसोदा गांव की इसने स्थापना की और वहां पर कौन सी शाखा डाली? राणा शाखा। कौन सी शाखा की नींव डाली इसने? राणा शाखा की। और ये जो सिसोदा या सिसोद नामक गांव, ठीक है ना, बहुत सी जगह सिसोदा मिल जाता है, कुछ जगह सिसोद भी मिलता है। तो सिसोद गांव में ये रहते थे, जिसके कारण ये क्या कहलाए साथियों? सिसोदिया कहलाए। अब एक चीज थोड़ी यहां ध्यान से देखना, मेवाड़ का शासक कौन है? शेम सिंह। अब होता क्या है, ये जो शेम सिंह है ये शासक बना कहाँ का? मेवाड़ का। अब 1168 से 72 ईस्वी तक इसने मेवाड़ पर शासन किया। इसके भी दो पुत्र थे। देख रहे हो ना बंटवारा कैसे हो रहा है। इसके भी दो पुत्र थे। रावल शेम सिंह के भी कितने पुत्र थे? दो, सामंत सिंह और कुमार सिंह। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी के? अब साथियों सामंत सिंह और कुमार सिंह ये दोनों पुत्र किसके हैं? रावल शेम सिंह के। तो सामंत सिंह 1172 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना, लेकिन मेवाड़ के पड़ोसी व नाडोल के चौहान राजा कीर्तिपाल ने सामंत सिंह को हराकर मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। अब देखो रावल शेम सिंह मेवाड़ का शासक था। अब राहब जो सिसोदिया ग्राम में रहने चला गया, और मेवाड़ जो रावल शेम सिंह है ये कहाँ का शासक बन गया? मेवाड़ का। तो रावल शेम सिंह के दो पुत्र थे, सामंत सिंह और कुमार सिंह। इसमें से रावल शेम सिंह के मरने के बाद में 1168 ईस्वी में, मतलब 1172 ईस्वी तक इसने शासन किया था। तो 1172 ईस्वी में कौन राजा बना था मेवाड़ का? सामंत सिंह। और कुमार सिंह अभी राजा नहीं बनाई। कुमार सिंह भी किसका पुत्र था? शेम सिंह का। तो 1172 ईस्वी में जब सामंत सिंह मेवाड़ का राजा बना, तो पास के जो पड़ोसी राजा थे और नाडोल के चौहान राजा, देखो नाडोल उस समय जोधपुर रियासत का भाग था, ठीक है ना, जोधपुर राज्य का भाग था। तो नाडोल के चौहान राजा कीर्तिपाल ने सामंत सिंह को हराकर क्या कर लिया? मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। मतलब सामंत सिंह अब राजा नहीं रहा, कहाँ का? मेवाड़ का। लेकिन सामंत सिंह का भाई जो था कुमार सिंह, भाई दोनों भाई भाई थे ये, तो सामंत सिंह का भाई जो था कुमार सिंह, साथियों इसकी हम बात करेंगे। लेकिन ये सामंत सिंह हारकर कहाँ चला गया? ये वांगड़ चला गया। लेकिन कीर्तिपाल को शेम सिंह के छोटे पुत्र रावल कुमार सिंह ने 1179 ईस्वी के लगभग पराजित कर मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। ये जो कीर्तिपाल और जो मेवाड़ के पड़ोसी राज्य थे, इन्होंने मेवाड़ पर राज किया साथियों। जो सामंत सिंह है इसको हरा करके इन्होंने मेवाड़ को जीत लिया। सामंत सिंह चला गया वांगड़। सामंत सिंह का जो छोटा भाई था, क्या नाम था उसका? रावल कुमार सिंह। इसने क्या किया? 1179 ईस्वी में मेवाड़ को वापिस अपने कब्जे में ले लिया। मतलब मेवाड़ पर को इस समय मेवाड़ पर किसका अधिकार था? कीर्तिपाल का, इनका। लेकिन इस कुमार सिंह ने कीर्तिपाल और उनके जो सहयोगी थे उनको 1179 ईस्वी में पराजित कर दिया और मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। कुमार सिंह का वंशज था जेत्र सिंह, ठीक है ना। कुमार सिंह ने, अब देखो मेवाड़ का शासक कौन बन गया? कुमार सिंह बन गया। अब कुमार, तो देखो जब कीर्तिपाल को कुमार सिंह ने हरा दिया तो कुमार सिंह कहाँ का शासक बन गया? मेवाड़ का। अब कुमार सिंह ने शासन किया और ने भी शासन किया होगा, लेकिन उसके बाद में डायरेक्टली वर्णन किसका मिलता है? जेत्र सिंह का।
तो ये जेत्र सिंह किसका वंशज था साथियों? कुमार सिंह का वंशज था। तो देखो बात करेंगे अब हम जेत्र सिंह के बारे में। जेत्र सिंह ने 1213 से 1253 ईस्वी के मध्य मेवाड़ पर शासन किया। जब जेत्र सिंह मेवाड़ का शासक था तो उस समय दिल्ली का शासक था इल्तुतमिश। इस इल्तुतमिश ने जेत्र सिंह के समय कहां पर आक्रमण कर दिया साथियों? मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। मेवाड़ का शासक कौन था? जेत्र सिंह। तो साथियों जो इल्तुतमिश के बीच में और जेत्र सिंह के सेनापति मदन व बादल के बीच में जो युद्ध हुआ इसको कहा जाता है भूताला का युद्ध। क्या कहा जाता है इसको? भूताला का युद्ध इसको कहा जाता है। देखो इस युद्ध में अच्छा खासा युद्ध हुआ और लौटते, ठीक है ना, भागते भागते जो वापस युद्ध खत्म होने लगा तो इल्तुतमिश की जो भागती सेना थी इसने नागदा को भारी क्षति पहुंचाई और नागदा में भारी लूटपाट की, मतलब तोड़फोड़ कर गए, धन दौलत लूट कर चले गए। किसके सैनिक? इल्तुतमिश के सैनिक। तो इससे साथियों देखो नागदा उस समय राजधानी थी किसकी? मेवाड़ की। अब नागदा राजधानी थी, राजधानी में बहुत ज्यादा एक तरह से नुकसान हो गया, तोड़फोड़ करके चले गए, धन की कमी हुई और बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी गई। तो इस कारण से साथियों जेत्र सिंह ने क्या किया? अपनी राजधानी चित्तौड़ को बनाई। किसने? जेत्र सिंह ने। तो प्रश्न पूछा जाए कि जेत्र सिंह के द्वारा अपनी राजधानी किसको बनाया गया था, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? जेत्र सिंह के द्वारा चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया गया था। डॉक्टर दशरथ शर्मा जेत्र सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल मानते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। किसके अनुसार है ये? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। क्या कहते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा? कि जो जेत्र सिंह का जो शासन का समय रहा ये शासन का समय मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल है भाई। प्रश्न पूछ ले कि किसके अनुसार जेत्र सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा गया, तो किसके अनुसार? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के काल को मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल मानते हैं, कहा गया है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? जेत्र सिंह। साथियों श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ के अनुसार जेत्र सिंह का देहांत 1253 ईस्वी में हुआ था। एक ग्रंथ है, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, नाम कई जगह पर इसका आने वाला है, जिसका क्या नाम है साथियों? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये किसका नाम है? ग्रंथ का नाम है। तो देखो ये जो ग्रंथ है ये तो बाद में लिखा गया था, लेकिन इस ग्रंथ में क्या लिखा गया है कि भाई जेत्र सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1253 ईस्वी में। आगे हम देखते हैं, तो देखिए आगे हम बात करेंगे तेज सिंह के बारे में। अब जेत्र सिंह का बेटा था जिसका क्या नाम था? तेज सिंह। तो जेत्र सिंह की जब मृत्यु हुई तो फिर मेवाड़ का शासक कौन बनेगा? तेज सिंह बनेगा। देखो तेज सिंह ने 1253 ईस्वी से लेकर के 1267 ईस्वी तक, कब से कब तक? 1253 ईस्वी से लेकर के 1267 ईस्वी तक तेज सिंह के द्वारा शासन किया गया। कहां पर? मेवाड़ पर। इसने परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधियां धारण की। मोस्ट इंपोर्टेंट तेज सिंह से यही बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्या बनता है तेज सिंह से? कि परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधियां किसके द्वारा धारण की गई थी? तो तेज सिंह के द्वारा धारण की गई थी। तेज सिंह किसका बेटा था? ये जेत्र सिंह का। तेज सिंह के शासन काल में दिल्ली के तुर्क सुल्तान बलबन ने 1253-54 के लगभग मेवाड़ पर आक्रमण किया, जिसे तेज सिंह ने सफलतापूर्वक वापस धकेल दिया। देखो तेज सिंह का शासन काल चल रहा था तो उस समय दिल्ली का तुर्क सुल्तान था जिसका नाम क्या था? बलबन। बलबन ने हमला किया 1253-54 में, जब ये राजा बना ही था उसी समय की बात है साथियों। जैसे तेज सिंह राजा बना, दिल्ली का यहाँ पर आक्रमण हुआ बलबन के द्वारा, तो इसने बलबन को पराजित कर दिया। मतलब उसकी जो कोशिशें थी मेवाड़ को हथियाने की, उन कोशिशों को नाकाम कर दिया गया। किसके द्वारा? तेज सिंह के द्वारा। इसी के काल में 1260 ईस्वी के आसपास आहड़ में श्रावक, देखो क्या नाम है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ की रचना व चित्रांकन कार्य हुआ, जिसके चित्रकार थे कमलचंद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी हमने क्या देखा था ऊपर कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ के अनुसार जेत्र सिंह की मृत्यु कब हुई थी साथियों? 1253 ईस्वी में। अभी हमने देखा था इस चीज को। अब ये जो ग्रंथ मतलब 1253 ईस्वी में मृत्यु हुई, 1260 ईस्वी में इस ग्रंथ को लिखा गया, मतलब 8 साल बाद।
तो निश्चित रूप से इस ग्रंथ में ही इस चीज का उल्लेख मिलता है। और ये जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ लिखा गया है, ये किसके शासन के समय लिखा गया है? तेज सिंह के शासन के समय। कब लिखा गया है? 1260 ईस्वी में। कब? 1260 ईस्वी में साथियों। और इसका जो चित्रकार है, चित्रांकन करने वाला, वो कौन था? कमलचंद। नाम पूछा जा सकता है कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ का चित्रकार कौन था? तो क्या आंसर रहेगा? कमलचंद। कब इस ग्रंथ को चित्रित किया गया? 1260 ईस्वी में। किसके शासन काल में? तेज सिंह के शासन काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब तेज सिंह की मृत्यु हुई तो उसके बाद यहाँ का जो शासक बना मेवाड़ का, वो कौन बना? समर सिंह। तेज सिंह का पुत्र था जिसका क्या नाम था? समर सिंह। तेज सिंह के बाद उसका पुत्र समर सिंह मेवाड़ का शासक बना। तो चलिए हम समर सिंह की ओर बढ़ते हैं। समर सिंह की बात करेंगे तो देखो, समर सिंह की बात करेंगे। अब समर सिंह किसका पुत्र है? तेज सिंह का। जब समर सिंह की मृत्यु हुई 1267 में, तो यहाँ का शासक कौन बना? सॉरी, समर सिंह की क्या, तेज सिंह की। तो यहाँ का शासक बना तेज सिंह का पुत्र समर सिंह। 1267 ईस्वी से 1302 ईस्वी तक इसने शासन किया है। किसने शासन किया है? समर सिंह ने। कहाँ पर साथियों? मेवाड़ पर। तुर्कों से गुजरात का उद्धारक किसको कहा जाता है? आबू शिलालेख में ऐसा कहा गया है कि तुर्कों से गुजरात का उद्धार करने वाला कौन था? समर सिंह था। ऐसा आबू शिलालेख में लिखा गया है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना से गुजरात अभियान के तहत इसने कर वसूला था। भाई, जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात अभियान पर जा रही थी तो समर सिंह ने कहा कि भाई आप हमारे यहाँ से निकल रहे हो तो आपको कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी की सेना से इसने टैक्स वसूला था। किसने? समर सिंह ने। इसके समय जो प्रमुख विद्वान, लेखक और प्रशस्तिकार है उनके भी नाम आते हैं। रत्न प्रभु सूरी, पार्शरु चंद, भावशंकर, शुभचंद्र, वेद शर्मा इत्यादि। ये कौन थे साथियों? ये समर सिंह के समय जो विद्वान, लेखक और प्रशस्तिकार है उनके नाम है। तो प्रश्न पूछ ले, रत्न प्रभु सूरी, पार्शरु चंद, भावशंकर, शुभचंद्र और वेद शर्मा, इनका संबंध किस शासक से है? तो इनका संबंध किससे है? समर सिंह से है। देखिए, समर सिंह के भी दो पुत्र थे। एक का नाम था कुंभकर्ण और एक का नाम था रतन सिंह। ये दोनों किसके पुत्र थे? समर सिंह के। कुंभकर्ण नेपाल चला गया और वहां गुहिल वंश की स्थापना की। अब एक पुत्र तो कहाँ चला गया? नेपाल। वहां जाकर के इसने गुहिल वंश की स्थापना की। तो एक ही पुत्र बचा, कौन? रतन सिंह। अब चित्तौड़गढ़ का शासक कौन बना साथियों? रतन सिंह चित्तौड़गढ़ का शासक बना। देखिए, ये पद्मिनी वाली जो बात है ना, वो वहां तक पहुंच चुके हैं एक ही क्लास में, और किसी भी चीज को छोड़ा नहीं गया है। एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, किसी भी चीज को नहीं छोड़ा गया है। और एक ही वीडियो में साथियों हम कहां पर पहुंच गए? गुहिल वंश में हम पहुंच चुके हैं। पद्मिनी वाली जो रतन सिंह है साथियों, रतन सिंह तक हम पहुंच चुके हैं। तो आगे की जो क्लास रहेगी रावल रतन सिंह के बारे में हम उसमें पढ़ेंगे। यूं मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्लासेज जो बनेगी, इसमें आपके मेवाड़ का गुहिल वंश जो है इसको क्लियर कर दिया जाएगा। अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।